क्या बाजार पे हम आश्रित हो गए। हमें करना क्या चाहिए था कि घर के खाने को नहीं छोड़ना चाहिए था। बाजार का खाना बुरा नहीं है, रासायनिक खाद बुरे नहीं है, अगर उनको आप सीमित मात्रा में प्रयोग करें। आप कभी कभी बाहर गए हो यार, समोसा खाओ, आप कभी कभी बाहर गए हो, ठीक है, ब्याह शादी में हो गया चलता है। आप कभी गए, आपने केले खा लिए बाहर से, कभी बर्फी खा रहे हैं, कभी आपने कोका कोला पी लिया, चलो ठीक है चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो हमारे साथ जो घटनाएं घटी वो ये घटी कि हम टोटली डिपेंड हो गए मार्केट पे। अब हमें जो है आपको समझ आ रही भैया, आपको समझ आ गई, सबके समझ आ गई, नए यूथ की समझ में आ गया ना, ये बुढ़ा तो टाइम हो गया, इनकी ना घर में चलना, खेत में चारों दिन, ये तो सुनना आ रहा है, ये तुम्हारे हाथ में देश का भविष्य है, जो नया यंत्र है, तो आप लोग नौकरियां ढूंढ रहे हो, नौकरियां मत ढूंढो, मैं बताऊँ तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कैसे पैसा निकालना अपने घर से। हम लोगों ने क्या किया, इन्हीं चीजों पे लोगों को जगाना शुरू किया। तो हमें ये पता चला कि जब साइंटिस्टों से मिले, बड़े बड़े लोगों से बात की, कि जितना भी हम रासायनिक खाद खेतों में डालते हैं उसका ज्यादातर खाद खेतों में फिक्स होता है। अब ये फिक्सेशन को हम कैसे तोड़ें, इस पे कभी काम नहीं किया किसी ने, तो हमने इसी मुद्दे पर काम करा, जिस पर किसी ने काम नहीं किया कि भाई किसान का पैसा कैसे बचे। 50 किलो डीएपी से ऐसा क्या करें कि 15 किलो डीएपी काम कर जाए और मैं 1 से 2 साल में ये भी छोड़ दूं। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला प्रैक्टिकल करा वो इसको जितना भी रासायनिक खाद हम ले रहे हैं इसको 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में कम से कम मिलाना है। सपोज करो आपको 50 किलो डीएपी किसी ने बता दिया, तो आप 15 से 20 किलो डीएपी लेके आओ या पोटास लेके आओ या आपके पास जो भी रासायनिक खाद है उसको आपने 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिला लिया, थोड़ा सा मॉइस्चर दे दिया और 10 दिन के लिए छोड़ दिया। तो 10 दिन के बाद ये 50 किलो हो गया आपका। इसे लंबे टाइम चलेंगे 2 मिनट की होगी। तो हम जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हैं आज, अब बात आती है कि हम एकदम से अगर आज हम रासायनिक खेती कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ जाऊं। अभी क्या चल रहा है कि साहब ये जहर मत डालो, यूरिया डीएपी पोटास, सब क्या बोलते हैं कि जहर है, नहीं वो जहर नहीं है, पौधे का भोजन है। जहर की तरह हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। जहां पे 5 किलो पड़ना चाहिए हम 35 किलो डाल रहे हैं। तो बादाम 4-5 बादाम खराब थोड़ी आदमी के लिए रोज, अब वही 50 कर दो तो देसी घी 2-3 चम्मच रोज खाओ, दाल में डाल के मस्त पेट साफ रहेगा। तुम उसे कटोरों से पी लो तो गए काम से, तो क्या घी जहर है? तुमने गलत तरीके से प्रयोग किया तो वो जहर है। तो यूरिया डीएपी पोटास ये पौधे के भोजन हैं। खेत में उपलब्ध जो जीवाणु हैं वो इनमें से इनके द्वारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं उनको लेकर के पौधों को देते हैं। जैसे ये डायरी पेन क्या है, ये यूरिया डीएपी पोटास है। ये लड़के कौन है, ये जीवाणु है, यही तो तुम्हें दे रहे हैं, वरना ये नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास पड़ी रहती स्टोर में डायरी आकर के, तुम्हें पेन देता कौन? तो ये है ही नहीं, तो मिल नहीं रही। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने क्या किया, जीवाणुओं पे काम नहीं किया, हमने घर का खाना छोड़ दिया और हम टोटल चले गए बाजार। अब हमारी समझ में आ रहा है कि यार घर में ना सिलेंडर है, ना चूल्हा है, ना पूछ है, ना घर वाली बची है, रोटी कौन बनाएगा? बाजार से पेट खराब है, डॉक्टर कह रहा मूंग की दाल खाओ फुलके के साथ, बाजार में तो पनीर है, तंदूरी रोटी, क्या करूं? अब हमें याद आ रही है ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान। तो ऑर्गेनिक में भी आप एकदम से तो नहीं जा सकते भाई साहब। अगर आपका वजन 90 किलो हो गया खा खा के, तो एकदम से 35 किलो नहीं हो सकते आप। जितने समय बढ़ाने में लगा था कम से कम आधा समय तो घटाने में लगेगा। तो आपको क्या करना है, आज के वर्तमान समय में पहले साल में मिश्रित खेती करनी। मिश्रित खेती मतलब मैं केमिकल तो डालूंगा लेकिन केमिकल को जहर मुक्त बना के डालूंगा। केमिकल जहर मुक्त कैसे हो सके भाई? तो इसके 2 तरीके हैं। खेतों में इस जहर को डिकम्पोज करके खत्म करने वाले बैक्टीरिया चलाऊंगा, फंगस और बैक्टीरिया, नीचे से पानी के साथ। ऊपर से किसी भी तरह का रासायनिक पेस्टिसाइड या फंगिसाइड स्प्रे नहीं करूंगा, उसकी जगह में जैविक स्प्रे करूंगा। कौन कौन सा करना वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। अभी पूरी सीता को एकदम और राम जी को अयोध्या पहुंचा के जाऊंगा यहाँ से। अभी तो लड़ाई चल रही बनों में, ठीक है, अभी सीता भी नहीं चुनी। तो अब हमने क्या किया, किसान की नब्ज को पकड़ा कि किसान को चाहिए क्या। तो किसान क्या, हम खुद किसान थे, तो हमने क्या करा, अपने एक खेत में हम प्योर ऑर्गेनिक पे आ गए। तो क्यों निकले 1.5 कुंटल। अब आप ये बताओ, जो आदमी केवल खेती पर आधारित है और उस किसान को आप अगर जैविक पे पहले साल ले आए और उस गरीब का गन्ना अगर 35 कुंटल या 40 कुंटल निकला,
तो भाई साहब वो तो मर गया, वो तो शीशम के पेड़ पर लटका मिलेगा, आम के पेड़ पे करेगा क्या, कहाँ से कृषि कार्ड देगा, बैंक वाले रोज उंगली करेंगे। तो हमने कुछ ऐसे रास्ते निकाले कि किसान का उत्पादन भी ना गिरे। किसान को 3 चीजें चाहिए जो मैंने अपनी तरफ से लाखों किसानों में घूम के महसूस करी है। वो 3 चीजें क्या क्या हैं? मेरी जमीन सुधर जाए, चाहे थोड़ी सुधरे हर साल, हाँ मेरा उत्पादन बढ़े, चाहे 1 किलो बढ़े, कम ना हो, और मेरा खर्चा पहले साल से आधा करवा दे भाई। अगर ये 3 चीज किसान को किसी ने दे दी तो वो उस किलो देता। भाई मेरे 50,000 रुपये खर्च होते हैं तो मेरे 25 खर्च करा दे भाई, और गेहूं मेरा 4 कुंटल निकल गया, 4.25 निकलवा दे, और मेरी जमीन का जो मिट्टी की जांच थी वो अगले साल बढ़िया आनी चाहिए, मतलब जमीन और बढ़िया हो जानी चाहिए। हमने इन 3 चीजों पे काम किया। अब इन पे काम करने का पहला सूत्र ये है कि अगर आप छत पे चढ़े हुए हैं, अभी हम लोग छत पे चढ़ गए, पीछे से सीढ़ी नहीं थी हमारे पास, अब हमें कुदाया जा रहा है कि तुम ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पे ठीक नहीं, नीचे आ जाओ। अब कूदे तो मरे और खड़े रहे तो मरे। करना क्या चाहिए? सीढ़ी दे दो। जब आपको सीढ़ी मिल जाएगी तो स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आ जाओ। तो खेती में भी आप जिस प्रकार से रासायनिक खाद डाल रहे हैं, उस रासायनिक खाद की मात्रा को आधी कर दो। जैसे यूरिया है तो यूरिया को आप सूखी मिट्टी में मिला लो। जैसे 50 किलो यूरिया किसी ने बोला, आप करके देखना जो मैं बोल रहा हूं। आप 25 किलो यूरिया को सूखी मिट्टी में मिला लो और मिला के वहीं ट्यूबवेल पर बांध के रख दो मुंह उसका। 36 घंटे के बाद खेत में फेंक दो जैसे फेंक रहे थे पहले, तो ये 50 किलो यूरिया बन गया और इसकी बॉन्डिंग भी टूट गई। रासायनिक क्रियाएं जो खेत में जाके होनी थी, जो बवाल खेत में लड़ाई होनी थी जीवाणुओं के साथ, वो कट्टे में हो गई। मतलब खाना जो रसोई में बनना था वो खाना रसोई में बन के वो हमारी प्लेट में आ रहा है, कट्टे में बन गया। डायरेक्ट हमें रसोई में बैठा के खाना खिलाया जाए, वहीं बनाया जाए, वहीं तड़का मारा जाए, आधी रोटी तो खाने का मन ही खत्म हो जाता। तो हमने हमारे खाद देने के तरीके गलत हैं। हम खाद को ऐसे बिखेर के देते हैं। खाद बिखेरने के बाद मिट्टी में मिलना चाहिए, कभी मिलाते ही नहीं। कैसे मिलाओगे गेहूं में? तो फिर पानी में घोल के दो, वो तरीके पता ही नहीं। आधी अधूरे ज्ञान से खेती कर रहे हैं और वही हमारी बर्बादी का कारण है। तो जो भी आप रासायनिक खाद दे रहे हैं, जैसे डीएपी लाए आप, पोटास लाए, ये इनको आप ले लिया आपने और गोबर की खाद में मिला लिया। हर 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खाद। अगर 10 किलो रासायनिक खाद मेरे पास है तो 1 किलो आप सरसों की खाद ले लो, उसके अंदर डालना ही डालना है। मतलब 50 किलो आप रासायनिक खाद लेके आए तो 50 किलो रासायनिक खाद में आपने 5 किलो सरसों की खाद मिलानी है। सरसों की खाद से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट किसी चीज में नहीं है। कोई कंपनी कोई दुकान नहीं दे सकती आपको। लेकिन आपको क्या बता दिया, खल मत डालियो, फंगस लगाया खल से, न तुम्हारे डंगर खा रहे ना कुछ, उसे दिया हो जाके तेल वाले को, भैया तो पैसे काट ले अपने, हमारा खल दे। बुद्धि सुला दी तुम्हारी, इसको बोलते हैं हिप्नोटाइज। तो जो मैं बोलूंगा वही सुनो, बाकी तुम्हें सुनना नहीं। अंधभक्ति नुकसानदेह किसी की चीज की भी हो। तो हमें क्या कर दिया, रसायन की तरफ अंधभक्त बना दिया। रसायन खराब नहीं है लेकिन कब यूज करना चाहिए। रिवॉल्वर का लाइसेंस होता है ना सब पे, वो किस लिए होता है? आत्मरक्षा के लिए, ना कि लोगों को मारने के लिए। हम लोगों ने क्या करा, कुत्ते को भी रिवॉल्वर मार रहे हैं, कौवे को भी रिवॉल्वर मार रहे हैं, गाँव वालों का जीना आराम कर रखा। लाइसेंस तो क्या ले लिया भाई, समझ में आ रही बात? हमें ये नहीं पता चल रहा कि मित्र कीट लगा के नहीं, वो कीड़े दिख अच्छी है खेत में, तुरंत दवाई अंधाधुंध, और मित्र भी मार दिए और शत्रु भी मार दिए। तो आंखें खोल के खेती करने की जरूरत थी। तो इससे तो हमने बॉन्डिंग तोड़ी। ये वीडियो नंबर 317 है मेरे चैनल पे, किसान कार्यशाला के नाम से यूट्यूब पर चैनल मिलेगा आपको। उसमें 1200 से ज्यादा वीडियो है और सब यही इसी तरीके की आपकी खेती की है टोटल वीडियो। जो उनसे देखने को देखो, जो मन करे आप हटोगे न्यूज पर से देखते देखते। क्या नाम बताया आपने? किसान कार्यशाला। सब्सक्राइब करोगे? ये सब्सक्राइब को करो, सब्सक्राइब करो। हाँ वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, कोई बात ना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। किसान देख ले उतना बहुत है उसमें। फिर दोबारा बोलो। अभी आपने जो भी रासायनिक खाद डालना है, आप चाहे आधा बीघे में करके देख लियो, आप उसको आधा करो और भट्टी खाद बनाओ। वीडियो नंबर 317 में मैंने फावड़ा लेके ये खाद हाथ से बना के दिखाई कि बनेगी कैसे। जो बकवास कर रहा हूँ अभी, इस बकवास को धरातल पे कैसे उतारा, तो वो मैंने खुद करके दिखाया है। वीडियो नंबर 357। आप जैसे रासायनिक खाद की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा खाद की बात करते हैं, खाद डालो। और आप लोग गुलदार भी बताते रहे हैं। आपका सूत्र है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास
जितना आपने नाइट्रोजन दिया उसका कम से कम आपको 20% आयरन और 20% जिंक खेत में देना है, वरना तो आपके खेत में कीड़े लगेंगे और आपके खेत में वायरस लगेंगे। आयरन मिट्टी में अगर पर्याप्त मात्रा में होगा तो आपके खेत में कीट पतंग नहीं लगेंगे। अगर आपके खेत में जिंक पर्याप्त मात्रा में है, नमस्कार, अगर आपके खेत में जिंक पर्याप्त मात्रा में है तो आपके खेत में वायरस नहीं आएंगे जो नए नए वायरस आ रहे हैं। उसी प्रकार से जब आपने फास्फोरस दिया तो फास्फोरस का 20% आपको देना मैग्नीशियम सल्फेट। अगर आपने मैग्नीशियम दिया, फास्फोरस अपनी जगह से सही सरेबत काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से पोटास का 20% कैल्शियम। जितना मैग्नीशियम है और जितना कैल्शियम है इनका 50% देना है सल्फर। अब वो सल्फर आप गंधक के रूप में दो, सरसों की खली से दो, चाहे आप उसको सल्फर WDG के रूप में दो। पौधे को तो चाहिए, उसको नहीं पता आप किस रूप में दे रहे हो। तो हमने इस रूप में देना है कि मेरी जमीन भी बची रहे और मेरा काम भी हो जाए और धीरे धीरे मैं रसायन से वापस कैसे आऊं। सूत्र समझ में आ रहा है? ये पूरी वीडियो कंप्लीट इलाहाबाद की बनी हुई है मेरी। इस वीडियो का नंबर है 315। कंप्लीट वीडियो है 25 मिनट की। इसमें पूरा सूत्र दिया गया है कि किस तरीके से रासायनिक खाद में भोजन का होना चाहिए। जैसे हमारी थाली में अगर हम खाली अरहर की दाल चावल, अरहर की दाल चावल, अरहर की दाल चावल खाएं तो 5-7 साल में बीमार होकर जाएंगे ऊपर। तो हमारी थाली में घी भी जरूरी है, चटनी भी जरूरी है, मट्ठा भी जरूरी है, गुड़ भी जरूरी है। हमारे पास हर चीज होनी चाहिए। उसी प्रकार से खेत के भोजन में भी सारी चीजें होनी जरूरी हैं। पोषक तत्व है ही नहीं, बचे ही नहीं। और हम पहले साल, अगले साल, तीसरे साल, तीनों साल हम इसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे। और तीसरे साल हम एकदम कंप्लीट मान के चलो ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे होंगे बिना किसी चीज के। अब इसका ये तो हो गया आपको खाद देने का तरीका। एक है आपका क्लाइमेट कंट्रोल। आप लोग जैसे कुछ भी खाद बोते हैं, आपकी मेड़े हमेशा खाली पड़ी रहती हैं। उन मेड़ पे अगर आपने सुपर नेपियर, ये लान वाला बाजरा बोलते हैं हमारे यहाँ, अगर ये लान वाला बाजरा उगाया तो ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरे पड़ोसी के धान में बीमारी लगी थी, मेरे में नहीं आई थी, वो बाजरे के ऊपर ये अटक के रह गई। जितने भी वायरस और कीट हैं ज्यादातर हवा के माध्यम से चलते हैं। बिल्कुल सही। और इनकी जो हाइट होती है वो 1.5 फीट से लेकर 5.5 फीट तक की होती है। अगर हम 5.5 फीट की बाउंड्री कर दें या कंट्रोल कर लें तो हमारे बहुत सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाती है। तो अगर हम 5 बीघे के चारों तरफ अपना लान वाला बाजरा लगाएं तो आप लोग जो 2 से 4 बीघे जमीन खराब कर रहे हो केवल बाजरा बोने के चक्कर में, एक तो आप हर मेड़ पे घूमोगे बाजरा लाने के चक्कर में पूरे खेत में अपने, आप अपनी फसल पर निगरानी करोगे और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और ये बाजरा आप अपने पशुओं को खिलाओ। जब बाजरा दो तरह का होना, एक तो होता पेंडी वाला। पेंडी वाले की बात कर रहा हूँ। उसे पढ़ी लिखी भाषा में सुपन फिर कहते हैं, हम लोग उसे पेंडी वाला बोल देते हैं। हमारे जंगलों में कम से कम 10 साल काम करता है। इसका मैंने प्रैक्टिकल करा हुआ, मेरे खेत में चारों तरफ लगा हुआ है। सही बात। इसका बीज भी आता है क्या? बीज ये पेंडी मिलती है सर। जैसे मेरे अखड़ा आप ले जाओ, लगा लो 50 बीघे में, कोई दिक्कत ही ना है। हाँ, गन्ने वाले को ये अनुभव की चीज बता रहा हूँ मैं आपको अपने। दूसरा, हम लोग जब खेती करते हैं ना तो खेत की तैयारी में हमने क्या सीख रखा है? हमने खेत की तैयारी में क्या सीखा हुआ है कि 2 कट्टे DAP डालो, 1 आध कट्टा यूरिया डालो। और किसी मेरे जैसे झोला छाप ने आकर कुछ बता दिया, उसकी कंपनी का 5 किलो का पैकेट डाला और हमने साहब गेहूं बो दिया, हम बन गए बाबूजी। अब गेहूं में पानी नहीं आ रही है, गेहूं में वो उत्पादन नहीं आ रहा जो हम ढूंढ रहे थे, अब हम रोते घूम रहे हैं। तो 2014 में हमने 2015 में हमने भैंस को एक नुस्खा दिया था। उसमें दूध था, ग्लूकोज था, हल्दी थी और हींग था। अभी वो थोड़ा सा बच गया 2-4 लीटर। अब मेरा दिमाग उस समय भयानक खुरापात में था। मैंने सोचा इसको फसल पे स्प्रे करें तो कैसा रहेगा। मैंने उसे पानी में मिलाया और स्प्रे कर दिया। थोड़ा सा तो करा पेंडी वाले बाजरे पे, डर के मारे के फूक ना जाए तो घर वाले गाली देंगे। 2-3 फसलों पे तो वो अलग ही उसका रिजल्ट था, भयंकर परिणाम। और ये तब से मैंने फिर चालू कर दिया इस पर। तो मुझे तो कोई अलग से किसी टॉनिक की जरूरत पड़ती नहीं, मैं आऊँगा इन सब चीज़ों पर भी धीरे धीरे। अब हम आगे क्लाइमेट कंट्रोल पे। एक हम पानी बहुत गड़बड़ देते हैं। हमारा क्या है, रात को ट्यूबवेल चलाया और शुरू कर दिया। आप लोग इसलिए नहीं आ रहे अभी क्योंकि आपके यहाँ पे पानी दिख रहा है। कभी पूर्वांचल गए हो? नहीं गए। कभी बुंदेलखंड जाना, जहाँ के पुराने SP साहब थे हमारे, पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ। स्थिति इतनी बुरी है, जहाँ तक निगाह मारोगे तिल ही तिल खड़ा है बरसाती, या मूंगफली की खेती मिलेगी। और उन लोगों को भी बेचारों को रसायन डलवा के उन जमीनों के भी रिश्ते से मार दिए हम लोगों ने। वो हमें देख देख के बिगड़ गए। उसी हिसाब से थोड़े राजस्थान चले जाओ, MP चले जाओ, आपको समझ आ जाएगा पानी की कीमत क्या होगी। सही बात है। पानी की जरूरत पौधे को है। आप पौधे की जड़ में सीधा पानी दो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ड्रिप पे आओ। ड्रिप खराब चीज नहीं है, बहुत बढ़िया चीज है। तो बड़े साफ करने से बच जाओगे।
बरों पे जो वो ला रहे हो 100 रुपए की पुड़िया, उससे बच जाओगे खर्चे से और सीधा खेत में खुलेगा। नहीं तो नांदा देखना और जाओ, तेंदुआ और मिला रात को बैठा हुआ। अब दिन में नांदे खोलिए और रात को जाके केवल बटन दबाना है, पानी सीधा खेत में। और वो भी 2 घंटे 3 घंटे ड्रिप चलेगी। तो जितने भी आप महाराष्ट्र में जाओ, मैं गया हूँ जैसे गन्ने को सीखने के लिए, तो वहाँ सारा गन्ना जितने आप लोग वीडियो में देखते हो यूट्यूब पे, इतना लंबा लंबा गन्ना कैसा हो जाए, हमारा तो ना होता। भैया जी पानी का खेल है। आपकी फसल में पानी का रोल 70% तक है। मतलब अगर 1 किलो गेहूँ निकल रहा है तो ये 300 ग्राम भी निकल सकता है और ये 1 किलो 700 ग्राम भी निकल सकता है। किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल आपके पानी प्रबंधन पे। हम लोग पानी को हल्के में देते हैं। पौधे को केवल वापसा कंडीशन में पानी चाहिए। वापसा मतलब आपको केवल 1 गिलास पानी चाहिए और मैं आपके मुंह में पाइप ठोक दूँ 2 इंची का कि 1.5 से 2 मिनट ताऊ जी के मुंह में पाइप ठोक कर रखो। ताऊ तो गूंगा है, बोल नहीं सकता। आप आ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं सुन ही नहीं रहा हूँ। तो 2-3 महीने में खत्म तुम्हारी कहानी, हाथ पाथ फट जाएंगी इतना पानी पी पी के। वही हमारी जमीनों में हमने बीमार कर दिया। हमारी जमीनों में जो फंगस है, जो रेड रोड लग रही, सबसे बड़ा कारण है ना आपका पानी। रात को ट्यूबवेल खोल के आ गए, उधर से झाड़ू से क्वार्टर लाइन चढ़ा दिया और सुबह जाके जब तक पड़ोसी ये नहीं कहेगा भैया मुझे खेती करने देगा नहीं, क्या ठेके पे दे दूं, जब तुम लड़के को गाली दोगे कि जा भाई कुआं बंद कर का, ये तो रोज ही बड़बड़ाता रहा, इसका क्या। आपके खेत में काई दिखनी चाहिए आपको, तो आपको लगता है कि नहीं आप वाकई में मैंने पानी दिया है। पानी इतना नहीं चाहिए। गन्ना, दूबड़ा और आपका बांस एक ही प्रजाति है, इसको तो कहीं फेंक दो, ये वहां होने वाली फसल थी। लेकिन हम सबसे ज्यादा केमिकल इसमें लगा रहे गन्ने में। गन्ने में केमिकल की जरूरत नहीं है। गन्ना तो अपने आप चलने वाली फसल है, कभी ना मरने वाली फसल है। एक बार लगा के 40 साल तक 50 साल चलने वाली फसल है गन्ना, बांस की तरह, क्योंकि इसमें सूट निकलते हैं हर बार नए नए। लेकिन हम लोगों ने इसको 1 वर्षीय बना दिया अपनी अज्ञानता के कारण। गन्ने में गन्ना बो दिया। गन्ने पे गन्ना क्यों बोया हम लोगों ने? हमारे बुजुर्गों के पास संसाधन नहीं थे उस जमाने में, तो वो अप्रैल इसके जब गन्ना बड़ा हो जाता था ना, उनको इतनी बुद्धि थी, तो वो 1 जून तक ही अपना जो भी खाद पानी देना है, जून तक ही दे दिया, छुट्टी कर देते थे। लेकिन हमारे पास तो संसाधन है, हमारे पास तो स्प्रे की मशीन है, हमारे पास तो सब कुछ है, तो फिर हम गन्ने को दूरी से क्यों नहीं बो रहे? बीमारियों का सबसे बड़ा कारण नजदीक होना, पानी प्रबंधन गड़बड़ होना। पानी कैसे काम करता है? बस बिल्कुल इतना काफी हो जाएगा। चलो, पानी कैसे काम करता है?